Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर की, जिसमें हमने बहुत सारी जो टॉपिक्स थी वो ऑलरेडी कवर कर ली थी। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है थोड़ा और इस चैप्टर में डिटेल के अंदर जाने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है जो कि है मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आज जो लास्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज मैं आपको जो है चैप्टर की समरी लास्ट में दूंगी। पहले मैं आपको जो आज का नया टॉपिक है वो समझा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को बताने के बाद मैं आपको सारा टॉपिक जो भी है उसकी समरी दे दूँगी, जितना भी हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग बाद में देख करेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये ज़्यादा ऊपर चले गया। यस, तो ये है डियर आपका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग करेंगे आज का हमारा जो है मेन सेशन वो मॉलिक्यूलर मास में होने वाला है। बट उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इनटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास में डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि किस तरह केमिकल फार्मूलाज जो होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। आज की क्लास डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की क्लास में हम लोग थोड़े से जो इनटेक्स क्वेश्चन बचे हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो, एक मिनट, कलर ले लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ठीक है, कोई भी कलर आई थिंक चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना सही कलर लेते हैं जो आप लोगों को दिखे। तो मैंने यहाँ पे एक कलर सेलेक्ट कर लिया है, अब हम उसी कलर के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स, सोडियम ऑक्साइड को पता करने के लिए सबसे पहले जो है आपको फॉर्मूला लिखना है कि सोडियम ऑक्साइड का। भाई सोडियम क्या है, सोडियम का जो सिंबल है वो सबको याद है ना। सोडियम का सिंबल, व्हाट इज़ द सोडियम का सिंबल? Na। सोडियम का सिंबल इज Na। ठीक है, अब ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? ऑक्साइड का सिंबल, ऑक्साइड डियर स्टूडेंट व्हाट इज ऑक्साइड? ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है ना वो। तो आप लोग इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? Na और ऑक्साइड पक्का किससे मिलके बनी होती है? ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है। तो एक साइड है Na और एक साइड है O। अब डियर स्टूडेंट आपको बनाना है इसका फॉर्मूला। अब डियर स्टूडेंट देखो, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए होगा ही। अब देखो यहाँ पे अब हम नीचे इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। तो देखो Na की वैलेंसी क्या होती है? Na की वैलेंसी आपकी होती है क्या? सोडियम की जो आपकी वैलेंसी डियर स्टूडेंट, सोडियम की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो मतलब मेन कॉन्सेप्ट जो इन चीज़ में है वो है आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। अगर आपको डियर स्टूडेंट वैलेंसीज जो है पता हो गई तो आपके लिए कोई चीज़ को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। आप हर चीज़ जो है बहुत इजीली जो है निकाल पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए, है ना। तो भाई सोडियम की इधर 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन की जैसे कि आप जानते हैं, सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ पे बीच में आपको डिस्टर्ब हुआ, ऑक्सीजन की वी नो वेरी वेल 2 है वैलेंसी, बिकॉज ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, -2 होती है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फार्मूला मिलेगा Na2O। ठीक है, तो ये है आपका सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर हमें एल्यूमिनियम और क्लोराइड का फार्मूला बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है Al, क्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं Cl। अब हमें पता है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है कितनी होती है डियर स्टूडेंट? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है डियर स्टूडेंट 3, है ना। जब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट, और जो आपका Cl है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? उसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, एल्यूमिनियम की 3 होती है और Cl की 1 होती है। तो जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप आप लोग को फॉर्मूला निकालने आ रहे होंगे।
इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा सोडियम सल्फाइड। सोडियम वी नो वेरी वेल Na। सल्फाइड डियर स्टूडेंट, सोडियम सल्फाइड है क्योंकि तो मतलब यहाँ पे सल्फाइड की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और जो सोडियम की वैलेंसी है वो 1 है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा सॉरी एक मिनट ये गलत हो गया है, 2 मिनट। ये बार बार डियर फ़ोन लैग कर रहा है जिससे दिक्कतें आ रही हैं, बट कोई बात नहीं। देखो Na और सल्फाइड है हमारे पास। तो डियर जो सल्फाइड है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और Na की 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलेगा Na2S। ठीक है, तो डियर आए होप समझ में आ रहा होगा आप लोग के। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो Mg और क्योंकि हाइड्रोक्साइड है OH। ठीक है, ये तो आएगा ही। अब देखो डियर स्टूडेंट वैलेंसी जब लिखोगे तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2 बिकॉज OH हाइड्रोक्साइड है तो वो दोनों मिक्स करके आ रही है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके जो है ये बना है। तो भाई ऐसी वैलेंसीज को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, सॉरी तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलेगा MgOH ब्रैकेट 2। ठीक है, ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमने सीखा है कैसे बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को साथ में लिया गया था ना हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमने जो है इसको ब्रैकेट में लिखा था OH को। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय। किससे रिप्रेजेंट करें, लेट्स सी। रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फार्मूलाज। तो देखो सबसे पहले है Al, नीचे 2 है आपका और फिर ब्रैकेट में SO4 और उसका फिर बाहर 3 है। डियर स्टूडेंट ब्रैकेट में कब रखा जाता है, जब आपका जो चीज़ बिल्कुल कंबाइन हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका है वो है एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम सल्फाइड है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट है CaCl2। डियर स्टूडेंट आपको तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन जब आप लोग पीरियोडिक टेबल याद करोगे। ठीक है, तो Ca क्या है, कैल्शियम है। Cl क्या है, क्लोराइड है। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, है ना। ये फार्मूला जब ऑब्टेन होगा तो इसका मतलब कि आपका इसका आंसर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड है। इसलिए मतलब ये जो है CaCl2। नेक्स्ट है K2CO4। तो ये क्या है, अगेन डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल। K क्या होता है, पोटेशियम होता है ना, और SO क्या है, सल्फेट है अगेन। तो डियर स्टूडेंट जब आप वैलेंसी मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, K2SO4, तो पोटेशियम सल्फेट है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट KNO3। इस देखो K क्या है, अगेन पोटेशियम और NO दिया है तो इसका मतलब ये है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट CaCO3। अब ये तो बहुत सिंपल है भाई, मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया था ना, दिया क्या है CaCO3। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट आप लोगों का किसका, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो डियर इस तरह से जो है आपको फार्मूले जो है आते हैं एग्ज़ाम में और आपको बताना होता है। तो ये चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल याद कर लो, क्योंकि 10th में तो पूरी याद करनी है, अभी से याद करोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म केमिकल फार्मूला। फार्मूला डियर स्टूडेंट वी नो वेरी वेल दैट सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करके हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं, बिकॉज इतने लंबे लंबे नाम होते हैं कि वी कैन नॉट रिमेंबर दैम, राइट। सो वी राइट द फॉर्मूला फॉर दैम। ठीक है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द H2S मॉलिक्यूल एंड नेक्स्ट ये है आपका PO4 3 -IN। ठीक है, तो हमें बताना है कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब डियर स्टूडेंट मैंने आपको बहुत ईजी वे बताया था एटम्स फाइंड आउट करने का। मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर पहले आप लोग मेरे को कमेंट में दो, क्योंकि आधे ज़्यादा इंटेक्ट सेशन तो मैंने करवा ही नहीं है।
आई वॉन्टेड टू सी दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट दैट हम एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ। ठीक है, बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। मैंने आपको एक वैल्यू भी बताई थी, है ना। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट याद करो, बाकी चीज़ें याद करो जो मैंने आपको बता रखी हैं, तो आप आराम से हाउ मेनी एटम्स आप प्रेजेंट निकाल लोगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूलर कंपाउंड बताए थे ना, कंपाउंड और एलिमेंट्स बताए थे ना मॉलिक्यूल के, तो उसमें से ही संबंधित ये क्वेश्चन है, करना बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको तो वैसे आधे ज़्यादा बच्चों को पता भी चल गया होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि देखो H2S दिया है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में मॉलिक्यूल की एक इमेज बन गई होगी कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रही हूँ और आपको होमवर्क के लिए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल। मॉलिक्यूलर मास, अच्छा मोल कॉन्सेप्ट तो हट गया है आपका, पहले तो मोल कॉन्सेप्ट भी था। खैर आप लोग 11th क्लास में तो आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, तो अभी मॉलिक्यूलर मास आपका मोल कॉन्सेप्ट इसलिए हटा दिया गया है डियर स्टूडेंट, बिकॉज कोरोना की वजह से क्या हुआ है ना, कोरोना की वजह से जो है NCERT ने जो है आपका सिलेबस वो कम कर दिया है। क्यों कर दिया है कम? बिकॉज बेटा पहले बहुत ज़्यादा सिलेबस था, अब क्योंकि आप बच्चे ऐसे ही पास करके आ गए हैं, कोई किसी ने चीटिंग करी है, किसी ने ऐसे ही कर दिया क्लास 5th और 6th 7th 8th, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो CBS NCERT है उन्होंने सिलेबस घटा दिया है, ताकि बच्चों के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर ना बने, क्योंकि भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने बिल्कुल क्लियरिटी से तो पढ़े नहीं है। क्लास मतलब लॉकडाउन लग गया था तो सभी बच्चे घर में बैठे थे, राइट। तो इसलिए क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, बस इतनी सी बात है, इसलिए आपका मोल कॉन्सेप्ट हटा दिया है। खैर क्लास 11th ग्रेड में आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, तो चाहे अभी पढ़ो चाहे 11th क्लास में पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर मास में। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है, हमें पता है कि हमने डिस्कस करता है एटॉमिक मास, है ना। तो अब हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास के लिए भी एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत इजी होता है, मॉलिक्यूलर मास इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। तो डीएसए देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर मैं सपोज़ आपको दूँ फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन है मौजूद और मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है आपका ब्रश, थोड़ा कलर ढंग का लेते हैं बिकॉज़ ये कलर जो है दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा डार्किश कलर लूँगी, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज़ मान लो डियर स्टूडेंट्स कि हमें जो है निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी कि H2O का। H2O का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें H2O में आपको पता है ना भाई, सीधी सी बात है कि मैम वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है ना। अब अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं बस सिंपली क्या करने वाली हूँ, मैं सिंपली इन एटम्स के जो मासेस हैं इनको ऐड करके एक मॉलिक्यूलर का मास निकाल लूँगी। अब इन एटम का मास क्या है? देखो, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज़ 1U। अब अगर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब टोटल मास कितना हो जाएगा? 2U हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा वाली कैलकुलेशन नहीं है इसमें। देन मास ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। अब आपका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम मॉलिक्यूलर मास इज़ व्हाट? 18U। तो कितना सिंपल था ये, बस दोनों एटम के मासेस को ऐड कर दो, हो गया, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हो। ठीक है, इसी तरह आपको अगर दूसरी चीज़ दी जाए, जैसे मैंने आपको दे दिया सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको हाइड्रोजन नाइट्रेट दी, तो अगर आपसे मैंने कहा कि चलो इसका जो है निकालो, आप क्या इसका आप लोग निकालो, एक काम करो, इसका आप लोग निकालो मॉलिक्यूलर मास, तो भाई अगेन वेरी सिंपल। अरे भाई आपको पता है
कि हाइड्रोजन के एक मास का एक जो हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका मास होता है 1U। और नाइट्रेट है, क्योंकि नाइट्रेट है तो भाई नाइट्रेट का मास कितना होता है, नाइट्रेट का जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे है आपका नाइट्रेट, है ना, यहाँ पे क्या है आपका नाइट्रेट है। तो भाई हमें पता है कि नाइट्रेट जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 + 48। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे, क्योंकि भाई इसमें आपका जो डिफरेंट चीज़ें आ जाती है ना, आपका इसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, आपका इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स करके हमारा बना है ना ये। तो इसलिए डिस्टेंस जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 63। और ये क्या है, ये है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो क्योंकि नाइट्रेट क्या है ना, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के मिल रहा है, तो जब आप इन लोगों को ऐड करोगे तब आपको आंसर मिलेगा, है ना। नाइट्रोजन का आपको अगर एक एटम का मास कितना होता है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14U। इसी तरह ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। 16 × 3 करोगे कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। 48 + 14 + 1 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मॉलिक्यूलर मास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे को थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3.1 में आते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अरे ये तो वही चीज़ आ गई, ये मैंने अभी अभी करवाई। और मतलब मज़े की बात ये है कि जो एग्जाम्पल मैंने दिए वही आपकी बुक में भी है। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास में क्या दिया है, लेट्स सी। Formula unit mass of a substance is a sum of atomic masses of all atoms in the formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate molecular mass. तो इसको भी वही सेम मैनर में आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। We use word formula unit for those substance whose constituent particles are ions. इनके मतलब फार्मूला यूनिट जो है उन सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है जिनके जो पार्टिकल्स हैं होते हैं वो आयंस होते हैं। आयंस यानी कि वो कोई चार्ज कैरी करते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव इज़ द फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। NaCl की फार्मूला यूनिट है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ये कुछ ना कुछ चार्ज कैरी करके रखता है हमेशा, इसलिए हम लोग इनको जो है फार्मूला यूनिट कहना है, बिकॉज दीज आर आयंस, इसके पार्टिकल्स आयंस है। इट्स फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 × 23 + 1 × 3.5 = अब देखो 23 क्या है मैम, आप सबसे पहले तो ये पूछोगे मैम व्हाट इज़ 23। 23 इज़ एटॉमिक, एक एटम का मास, सोडियम के एक एटम का मास 23। 35.5 क्लोराइड, है ना, क्लोराइड जो है आपका उसके एटम का मास, ठीक है। तो इस तरह रिएक्शन अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत अगर चीज़ें, तो अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। बट अगर पता नहीं होगा तो आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इससे रिएक्शन में बार बार कहती हूँ कि अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं करिए तो याद करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 35.5 इज़ द एक एटम का मास ऑफ क्लोराइड, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो 1 × इसमें 1 के साथ इंटू कर देते हैं बस, और फिर प्लस कर देते हैं, है ना, बात एक ही है। जब प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 58.5 फॉर फार्मूला यूनिट। इनके लिए ही करते हैं सिर्फ ये की चीज़, ठीक है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। एक और एग्जांपल दिया है आपके NCERT बुक में, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। अब CaCl2 है क्या, पहले बच्चों को यही नहीं पता होगा, आधे ज़्यादा बच्चों को। CaCu है डियर स्टूडेंट आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है ये आपका, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट कैल्शियम क्लोराइड में जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फार्मूला यूनिट मास। तो भाई एटॉमिक मास सबसे पहले जो आपका ये है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है कैल्शियम का कितना, कैल्शियम का एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग यहाँ पे जानते हो कि ये है 40, ठीक है, 40 दिया है आपको, उसके बाद +2 × 3.5.5। तो इस तरह जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इतना। अब देखो मैं ये नहीं कह रही कि एटॉमिक मास जो है आपका कैल्शियम का जो है वो 40 आ गया। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 20,
मतलब 40 होता है कैल्शियम का एटॉम, मतलब एक एटम जो एक कैल्शियम के जो एक एटम है उसका जो मास होता है वो 40 होता है। और प्लस जब आप करोगे तो आप लोग 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्लोराइड के मास, मतलब क्लोराइड का जो एक एटम का मास है उसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे? बिकॉज क्लोराइड के नीचे आपको दिख रही होगी वैलेंसी जो कि लिखी है 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आई है, मेरे को पता है, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये जो है फॉर्मूला यूनिट मास हमें निकालना है। फॉर्मूला यूनिट मास उन सब्सटेंस का निकाला जाता है जिनके पार्टिकल्स आयंस होते हैं। आयंस यानी कि जो या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं या तो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट मैं जो कहना चाहती हूँ वो यही चीज़ है कि फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है उसमें आप लोग जो नीचे से जो डिजिट दी होती है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। जैसे NaCl का केस था, है ना। NaCl के केस में आपको नीचे से कुछ नहीं दिया था, तो आपने क्या करा, आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 1 से Na को भी मल्टीप्लाई करा, आपने 23 करा, प्लस आपने जो है 1 मल्टीप्लाई बाई 3.5 समथिंग करा। लेकिन अगर वहीं पे मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करूँ तो नीचे से 2 है ना, 2 है ना, वैलेंसी आपकी दी गई है ना 2। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट आप लोग जब इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालोगे तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो कैल्शियम का मास कितना है, कैल्शियम देखो 40 × 1 कितना होगा, 40 तो होगा, प्लस 2 × 3.5 करोगे तो 40 + 71 आपको 111 U मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों को जो है आंसर निकालने होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरह। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म, और यहाँ पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 O2 Cl2 CO2 CH4 और C2H6। तो इन सब का जो है क्या कैलकुलेट करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। अब देखो सबसे पहले है H2। भाई हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 U होता है। अब अगर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो भाई एक हाइड्रोजन के एटम का मास जब 1 U है तो 2 हाइड्रोजन का एटम का मास कितना होगा, 2 U होगा। इसे ऑक्सीजन में O2, तो भाई देखो ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, 2 होंगे। तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, तो 2 एटम का कितना होगा 32। इसलिए डियर स्टूडेंट Cl2। अब आपको पता है कि क्लोरीन के ये Cl2 लिखा है, तो क्लोराइड जो है आपका, ठीक है, ये क्लोरीन जो क्लोरीन है आपका, आपको पता है कि भाई इसका जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्लोरीन के एटम होंगे, 2 होंगे। अब हमें पता है एक क्लोरीन के एटम का मास कितना होता है, 35 पॉइंट समथिंग होता है, 35.5 समथिंग होता है। 35.5 का डबल कर दोगे वो इसका मास आ जाएगा 71। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है CO2। अब देखो CO2 नाम से ही पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें पता है कि इसके जो एक मॉलिक्यूल होगा इसमें एक कार्बन का एटम होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U। तो 12 U + 32 U, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसे 16 × 2 32 U, तो 12 U + 32 U जब आप लोग ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 44 U। इसी तरह CH4। अब देखो CH4, C क्या है, C है आपका कार्बन, H क्या है, H है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 4 एटम्स मौजूद होंगे ये जो है CH4 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि 4 U, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 U। इस तरह कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 U, तो 4 U + 12 U 16 U। इस तरह C2H6। अब देखो C2H6 अगेन इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन के कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन के 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 U, तो 2 एटम का मास कितना होगा, 24 U। इसी तरह से हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं तो 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 U ही होता है, तो 6 एटम्स का कितना होगा, 6 U होगा। है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया, बाकी के सब तुम लोग खुद करोगे क्योंकि मैंने बहुत करवा दिए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO Na2O K2CO3। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए बेटा एटॉमिक मास, बाकी तो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहला हमें क्या दिया है,
सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें दिया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ZNO, ठीक है, ZNO दिया है, सॉरी एन कैपिटल नहीं है, ZNO हमें दिया है, ठीक है। हमें इन सब का जो है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है, राइट। Na2O इसका भी, और K2CO3 इसका भी हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास जैसे कि मैंने आपको बता, नीचे वैलेंसी हो तो उससे मल्टीप्लाई करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। नॉर्मल सा चीज़ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, पर मैंने एक और बार बता दिया ताकि आप लोग जो है भूलो ना उसको, ठीक है। अब देखो भाई ZNO, इससे साफ आपको पता चलता है कि ये तो ZN है, ये जिंक है, और O जो पीछे से खड़ा है ना, ये बस उसको सपोर्ट देने के लिए खड़ा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैम अब इसका जब हमें फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है तो हमें पता है ZN का जो आपका मास होता है वो कितना होता है, जिंक का होता है डियर स्टूडेंट आपका 65 समथिंग मास होता है, 65.39, लेकिन मैंने 65 ले लिया। और जो O होता है ऑक्सीजन, उसका तो आप लोगों को पता ही है 16। अब दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज दोनों की जो है हमें नीचे नंबर नहीं लिख के दिया है ना, तो 65 + 16 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 + 1 81, ठीक है, 81U। इसी तरह डी स्टूडेंट आप लोग बाकी क्वेश्चंस भी करोगे, है ना। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द गिवन एटॉमिक मास ऑफ GNA 65U। अरे वही सारी चीज़ें, अरे इन्होंने तो आपको एटॉमिक मासेस भी दिए हैं यार, अब तो इजीली हो सकता है ये क्वेश्चन, तो फटाफट कर लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। जब आप लोगों को इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं सारी चीज़ें, तो भाई अब किस बात की टेंशन। तो हो चुका है यहाँ पे हमारा चैप्टर, जो कि एक प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफ़ी इजी चैप्टर रहा है। अब शुरू से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इस चैप्टर में डीएसएस शुरुआत हमारी होती है एकदम बेसिक चीज़ों से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया, राइट। इस चैप्टर का एटम्स और मॉलिक्यूल जो आपका चैप्टर है, इसकी शुरुआत होती है डीएसएस हमारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। लेकिन इससे पहले भी डीएसएस 500 BC में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इस स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में जानने को, तो उन्होंने जो है कई सारी रिसर्च की, और बाद में जो है महर्षि कन्नड़ ने कहा कि जब हम एक पदार्थ को डिवाइड करते जाते हैं तो लास्ट में एक ऐसी यूनिट आती है जो कि डिविजिबल नहीं होती है, और इसको उन्होंने नाम दिया परमाणु, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि बाद में जो है बाद में जो डेमोक्रिटस था और ल्यूकोपस था, इन्होंने इसको नाम दे दिया एटम। लेकिन भाई लोग कहीं ना कहीं पूछते थे कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट है, तो भाई साइंटिस्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे, बिकॉज उनके पास एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे शो करने के लिए। इसलिए फिर आए आपके एंटोइन एल लिवोसियर, ठीक है। एंटोइन एल लिवोसियर ने क्या करा डियर स्टूडेंट, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करे, और जोसेफ प्राउस्ट ने भी, ठीक है। तो देखो इन्होंने जो है 2 लॉ ये लोग लाए, कौन कौन से थे 2 लॉ। एक लॉ तो था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो लॉ है, ये लॉ बताओ सिंपल सी चीज़ स्टेट करता है। ये लॉ बस इतना कहता है कि भाई जो आपके रिएक्टेंट्स का मास है मिला के, जो आपके रिएक्टेंट्स का मिला के जो मास है वही इक्वल है आपके प्रोडक्ट्स के मास में। प्रोडक्ट का मास भी उसके इक्वल होता है, यानी कि ये बस इतना कहना चाहते थे डेट रिएक्टेंट मास इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट मास। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ना ही आपका मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस इतनी सी बातें समझाना चाहते थे। नेक्स्ट आता है आपका एक और लॉ जो कि था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, जिसमें हमें पता था कि सारे जो कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ H2O की, तो हमें पता है कि इसके जो है एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो भाई हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, तो इसका मतलब टोटल मास कितना हुआ 2U हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के 8 एटम का मास होता है 1U, ऑक्सीजन का 1 एटम में 16U। जब कैंसिल आउट करोगे तो मिलेगा 1/8, यानी कि हमेशा जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 1:8
इस तरह जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन रहता है, और ये कांस्टेंट प्रपोर्शन है। आप कितना भी बाल्टी पानी ले लो, हमेशा जो है आपका प्रपोर्शन यही रहेगा, ठीक है, 1:8, यानी कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है डी स्टूडेंट आपका एक और चीज़ जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये थी कि एटम्स के बारे में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डी स्टूडेंट, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि ऐसे डाल्टन जी ने बताया बहुत सारी चीज़ें कि एटम्स इंडिविजिबल यूनिट्स हैं, और उन्होंने बताया एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकले, क्योंकि भाई एटम्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, है ना, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकले। उन्होंने कहा कि भाई एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट्स के, उनके पास सेम एलिमेंट के जो कहते हैं प्रोडक्ट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम टाइप का सब चीज़ होता है, लेकिन ऐसा बाद में नहीं निकला, क्योंकि भाई कार्बन भी तो एटम है, लेकिन कार्बन की दो डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक तो है आपका डायमंड और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो है वेरी अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वहीं पर डायमंड नहीं है। डायमंड बहुत लश्चरस है बट ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट फट से टूट जाता है बट डायमंड बहुत हार्ड है। भाई ये सारी चीज़ें तो तभी हो सकती है ना जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर हो। तो भाई डाल्टन जी का ये एक और ड्रॉबैक निकला। फिर उन्होंने कहा था कि भाई जो एलिमेंट होते हैं डिफरेंट, जो मतलब डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके पास डिफरेंट मासेस और डिफरेंट वो होता है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई पोटेशियम और कैल्शियम का सेम निकल रहा है ना। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले, बट कोई कोई चीज़ें उनकी सही भी थी, है ना, ऐसा नहीं है हर चीज़ गलत थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़ी इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी एटम्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि एटम्स कितना उनका साइज़ है, क्या क्या एटम्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि एटम जो है इंडिविजिबल यूनिट्स हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है पार्टिकल्स की, है ना, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर जिसको हम लोग कहते हैं। और कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट एटम्स का जो साइज़ है वो नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और उनको एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है जिसको हम लोग STM माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट एटम्स का कहीं ना कहीं हमने जो है हाउ बिग आर एटम्स पढ़ा था, और क्या वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके फिर डियर नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़ा था वो था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में मैंने आपको बताया था कि भाई एटम्स भाई खुद इतने छोटे हैं कि भाई उनका मास जो है हम लोग अकेले में तो भाई निकाल नहीं सकते हैं ना। तो भाई रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ किया गया था। रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अरे सब्जी वाले अंकल के पास जाते हो ना सब्जी लेने, आम लेने वगैरह, तो भाई वो लोग इस तोल वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं, एक जगह रखते हैं 1 किलो का वो भट्टा टाइप का, और दूसरी तरफ सब्जियां रखते हैं, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो सब्जी पैक करके आपको दे देते हैं। सेम यही मेथड यूज़ हुआ था एटम का भी मास कैलकुलेट करने के लिए। एटम का मास रिलेटिव मास के कॉन्सेप्ट से यूज़ हुआ था, और वो रिलेटिव एलिमेंट कौन सा था जिसका मास यूज़ किया गया था, वो था आपका कार्बन C12। एक मिनट, C12 आइसोटोप जो था कार्बन का, उसका 1/12 उसके मास का 1/12 पार्ट जो था वो एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ी जो जिसको हम लोग कहते हैं आयोनिक एंड आयंस कंपाउंड। ये वाली चीज़ मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था मतलब आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, मतलब एटम्स एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। पहले हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। मॉलिक्यूल क्या होता है, हमने देखा कि भाई एक एटम है, जब 2-3 एटम एक साथ मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर मॉलिक्यूल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट वो तब बनते हैं जब उनमें सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, और कंपाउंड वो तब बनाते हैं जब उनमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे वाटर कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम है, एक तो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, है ना। नेक्स्ट जिस हमने पढ़ा था आपका कहीं ना कहीं एक और टॉपिक जिसको हम लोग कहते थे डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल, मतलब बेस्ड ऑन कितने एटम उनके अंदर प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के। तो हमने पढ़ा था मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके फिर डियर स्टूडेंट बाद में मैंने आपको बताया था आयंस एंड आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह वैलेंसी होती है, किस तरह हर एटम को अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना पड़ता है ना। भाई एटम के अंदर भी एक अलग दुनिया है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसका प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था
कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल होना ज़रूरी होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। और मैंने फिर आपको बताया था कि किस तरह अरेंज होते हैं। भाई प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के साथ ही इधर इधर लगे रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं। अब पहली शेल जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी सारी शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्टेबिलिटी कहते हैं। और हर एटम जो है अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहता है, ताकि उसकी शेल्स में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो, ये सब हो। अगर उसकी सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो ये एटम जो है अनस्टेबल कहलाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो एटम्स होते हैं वो 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। या तो भाई वो शेयर करते हैं, या वो गिव करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, या वो जो है क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई ये 3 चीज़ें होती हैं, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई ये वाला चक्कर है, स्टेबिलिटी वाला चक्कर, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को डियर स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, या तो शेयर, या गिव, या एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब जो डियर स्टूडेंट आपके मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स वाले चीज़ें होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स वगैरह जो आपके होते हैं, ये लोग जो है क्या करते हैं, ये लोग तो आपका ज़्यादातर जो चीज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें करते हैं आपके। मतलब जैसे मेटल जो है वो क्या करेंगे, वो आपके या तो शेयर करेंगे या गिव करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई कोई चीज़ें होती हैं जो शेयर करती हैं, जैसे नॉन मेटल जो है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर के जो वाटर H2O, ये लोग क्यों आए एक साथ, क्योंकि भाई इनको अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी थी। हाइड्रोजन को अपने को स्टेबल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए था, और ऑक्सीजन को अपने को स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए दोनों आपस में शेयर करते थे। इसलिए 2 हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन होते हैं, है ना, शेयरिंग होती है। तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी के आधार पर डियर स्टूडेंट हमने जो है राइटिंग केमिकल फार्मूलाज में हम आते हैं। डियर स्टूडेंट, शुरू में जब बोला गया कि फार्मूला कैसे बनाया जाए, तो डॉल्टन जी आए, उन्होंने बोला कि भाई आप डिज़ाइनर बनाओ, ऐसे ऐसे करके बनाओ, गोल गोल बनाओ। लेकिन भाई बाद में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला भाई ऐसे तो याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बाद में बर्ज़लिन आए, जिन्होंने कहा कि भाई आप लोग एटम को उनके कैपिटल लेटर्स के नाम पर रिप्रेजेंट करो, है ना। तो उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बनाई इसके लिए। और उसके फिर जैसे राइटिंग केमिकल फार्मूला में हमने जैसे पढ़ा था कि भाई उनकी वैलेंसी जो होती है नीचे लिखी जाती है ना। फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है एक दूसरे के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि अगर आपका आयोनिक कंपाउंड है या फिर बड़ा कंपाउंड है तो आप लोग उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी राइटिंग केमिकल फार्मूलाज में। ठीक है, बाद में लास्ट में हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, जो कि था बहुत सिंपल। आपको एक मॉलिक्यूल देखना था एक सब्सटेंस का, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सारे एटम्स का ऐड कर देना था बस आपको मास। ठीक है, तो बस इतना सा था डिस्कशन हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में। अब तो काफ़ी इजी हो गया, पहले तो मोल कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन अब मोल कॉन्सेप्ट नहीं हो, बाद में आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो। और डिस्टेंट इस वीडियो में अगर चीज़ें समझ में ना आई हों अच्छी तरह, तो भाई मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं बहुत सारी, जिसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करी है सारी चीज़ों की। ठीक है, ये वीडियो में तो मैं आपको एक समरी दे रही हूँ पूरे चैप्टर की। मैं ये थोड़ा ना समझा रही हूँ हर चैप्टर का एक एक टॉपिक पकड़ के, हर चैप्टर का एक एक टॉपिक पकड़ के मैंने समझाया है, लेकिन अपने पार्ट वाइज समझाया है ना। आप पार्ट देखो डिफरेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट।